हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। सभी लोग जल्द से जल्द इस सेशन से जुड़ जाएंगे, ठीक। और जितने लोग भी इस सेशन में जुड़ गए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और जितने साथी आज हमसे नए जुड़ रहे हैं, जिनकी मुलाकात आज हमारी पहली बार उनसे हो रही है, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक, ठीक। तो देखिए, एक क्लास प्रतिदिन होती है कक्षा 10 वालों के लिए, क्लास 10 वालों के लिए, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, साइंस, ठीक। साइंस में हम क्या पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर था जो हमारा जो रसायन अध्याय था हमारा, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक। तो पहले चैप्टर में हमने स्टार्ट किया है। तो इस चैप्टर में हमने 2-3 क्लासें हो भी गई हैं, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम क्या पढ़ रहे थे, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जाना था ना। किसके बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा भी हमने देखा था ना। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से किसी को हटा देना, ठीक। जैसे मान लीजिए ए है, ए क्या करेगा, मान लीजिए ए के पास कितने बंदे हैं, 5 बंदे हैं। बी के पास मान लीजिए 2 ही बंदे। तो ये क्या हुआ, ये क्या है, कमजोर है। ये क्या है, कमजोर है। किससे, बी से। बी क्या है, एक सेकेंड सॉरी, ए क्या है, कमजोर है ना। इसके पास कम है और ये अधिक में है। इसके पास लोगों की संख्या अधिक है, इसके पास लोगों की संख्या कम है। तो ये क्या करेगा, इसको इसके स्थान से हटा देगा, हटा के इसको यहाँ भेज देगा और ये जो है यहाँ आकर बैठ जाएगा, ठीक। तो समीकरण कुछ ऐसा बन जाएगा। बी का स्थान तो सेकंड नंबर पे था, लेकिन ए ने क्या किया, उसे हटा दिया वहां से ना। हटा इसलिए दिया क्योंकि बी के पास आदमी कम थे। तो वही सिंपल सा फंडा इसमें है कि विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जो तत्व अधिक क्रियाशील होता है, क्या होता है, जो तत्व अधिक क्रियाशील होता है, वो जो कम क्रियाशील तत्व होता है उसको क्या करता है, उसके स्थान से हटा देता है ना, विस्थापित कर देता है, ठीक। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि सक्रिय होते कैसे हैं, क्रियाशील तत्व कौन कौन से होते हैं ना, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम क्या देखेंगे, सक्रियता श्रेणी के बारे में हम जानकारी देखेंगे, ठीक। सक्रियता श्रेणी क्या है कि सबसे अधिक तत्व कौन सा सक्रिय है, सबसे कम कौन है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। इसको हम देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक जो है एकदम आसान होने वाली है। आप लोग क्या करोगे, 1-2 बार उसको देख लोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। याद होने का मतलब है कि जो सक्रियता श्रेणी है वो आपको 10 में ही नहीं, 11 में, 12 में, दोनों क्लासों में काम देने वाली है। 10 में तो उपयोग है ही, लेकिन आपको 11 और 12 में भी इसके उपयोग मिलेंगे, ठीक। तो परेशान नहीं होइएगा। चलिए हम चलते हैं किस पर चलते हैं, हम चलते हैं अपने श्रेणी पर। सक्रियता श्रेणी को हम देखेंगे, ठीक। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, मान लीजिए कोई लड़की है, क्या है, कोई लड़की है या कोई लड़का, लड़का का नाम ली है, क्या है, लड़का का नाम लड़कियों जैसा ली है ना। तो लड़का क्या कर रहा है, वो किसी, उसके बाप जो है काना है, काना क्या कर रहे हैं, किसी से दहेज में क्या मांग रहे हैं, जमीन, कार, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या है, मांग रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर इस सब सामान को नहीं दिया जाएगा, क्या है, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज को नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। पोस्टपोन नहीं करने के लिए नहीं कह रहा, पोस्टपोन्ड कहने के लिए कि अब की बार नहीं, अगली बार करेंगे, अगली बार नहीं, अगली बार, ऐसे नखरे दिखा रहा है, ठीक। और लड़का जो है, जो बंदा है, उसका पिताजी क्या कर रहा है, ऐसे क्या दिखा रहा है, नखरे दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, नखरे दिखा रहा है। तो आइए देखिए नखरे कैसे दिखा रहा है, हम देखते हैं, ठीक। क्या है, ली नाम का कोई लड़का है, क्या है, सिंपल समझिए कि ली नाम का, क्या है, ली नाम का कोई लड़का है। अब देखिए ली क्या कर रहा है, ली के बाप ने, ली का जो बाप है वो, एक जो लड़की है उसके पिताजी काना है, उससे क्या मांग रहे हैं, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी
पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक, देखिए क्या मांग रहे हैं, ली के काना, ली के बाप ने काना से, क्या है, काना से यही रहेगा, काना से मांगा। क्या मांग रहे हैं, देखिए ली के बाप जो हैं, ली के बाप ने काना से क्या मांग रहे हैं, पहले नंबर तो मांग रहे हैं हमें आलमारी दीजिए। क्या मांग रहे हैं, आलमारी दीजिए। दूसरे में क्या मांग रहे हैं वो कि हमको जमीन दीजिए, जमीन जायदाद भी दीजिए। फिर कार को भी मांग रहे हैं कि हमें आने जाने के लिए कार की भी इंतजाम करिए, हमको कार भी दिया जाए। ठीक, जमीन कार के बाद फ्रिज भी मांग रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है। तो गर्मी के सीजन में क्या होता है कि जो वस्तुएं रखी जाती हैं वो खराब होने का डर होता है। ठीक, क्या होता है, खराब होने का डर होता है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए वो फ्रिज की भी मांग कर रहे हैं। ठीक, और अगर इन सब सामानों को नहीं देते हो तो क्या होगा, शादी को पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा। ठीक, देखिए कैसे, ली के बाप ने काना से मांगा आलमारी, ठीक, आलमारी के बाद जमीन भी मांग रहे हैं। ठीक, कार भी मांग रहे हैं, फ्रीज भी मांग रहे हैं, नहीं भी मांग रहे हैं। मतलब अगर इस सामान को नहीं दोगे, जमीन कार फ्रीज नहीं दोगे तो क्या करेंगे, फ्रीज नहीं दोगे तो क्या करेंगे, नहीं तो शादी, यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है। ठीक, शादी पोस्टपोन्ड, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, नीचे तक दिख रहा है। ठीक, अब देखिए इतना आप लिखने के बाद क्या करिएगा, एच है जो, इसका मतलब है एच, एक सेकेंड इसको हम लिख देते हैं। ली से क्या हो गया, एल आई, लिथियम जिसे कहते हैं। के से हो गया कैल्शियम, ओ सॉरी पोटेशियम। ठीक, के से क्या हो गया, पोटेशियम। बाप ने यानी बेरियम, का मतलब कैल्शियम, ना मतलब सोडियम यानी ए, मांगा मतलब Mg, आलमारी मतलब एल्युमिनियम, जमीन मतलब Zn जिंक, कार मतलब क्रोमियम। ठीक, फ्रीज मतलब क्या हो जाए Fe, जिसे हम आयरन कहते हैं, लोहा ना। नहीं तो यानी नहीं का मतलब है निखिल, Ni। ठीक, शादी का मतलब होता है टिन, क्या है, शादी का मतलब है टिन, TIN, टिन, नहीं तो टिन, शादी मतलब टिन। पोस्टपोन का मतलब है PB, जिसे हम प्लम्ब बोलते हैं ना, प्लम्ब का मतलब होता है, PB का मतलब होता है शीशा। यहां तक दिख रहा है ना, दिख रहा है प्लम्ब। यच मतलब होता है यच, हाँ मतलब यच हो गया। अब देखिए इसको याद करते हैं, ली के बाप ने काना से मांगा आलमारी, जमीन, कार, फ्रीज, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, पोस्टपोन्ड है। इसके बाद आप जब यहाँ तक पहुंच जाओगे तो एच के बाद 3-4 ऐसे वर्ड हैं, ऐसे तत्व हैं जिनको आप ऐसे याद रखना है। जैसे कि आज Cu है, क्या है, Ag है, अर्जेंटम है, आयोडीन है, ठीक, ब्रोमाइड है, ठीक, और क्या है, क्लोरीन है, क्रोमियम है, क्लोरीन है ना, क्या है, क्रोमियम है। ठीक, क्रोमियम, फिर फ्लोरीन भी है। अब इसको आपको क्या करना है, इसके ये तो इतना है नहीं, ये आप में है नहीं, लेकिन इसको आपको इतना याद रख लेना है ऐसे। तब क्या होगा आपको, जैसे मान लीजिए कहीं कापर दे दिया जाए, अर्जेंटम दे दिया जाए, तब क्या होगा, आप उसको आसानी से हल कर लोगे। ठीक, क्या है, आसानी से हल कर लोगे। देखिए ऐसे आप याद करिए, ली के लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, क्रोमियम। ठीक, और क्या है, यहाँ पर क्या है, फ्रीज यानी आयरन, फेरम जिसे बोलते हैं, Fe को फेरम कहते हैं, फेरम। ठीक, आयरन को, टिन, प्लम, पोस्टपोन्ड है मिस एच, कापर, अर्जेंटम, आयोडीन, ब्रोमाइड, क्रोमीन, फ्लोरीन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई।
कि इतने आसानी से हम कैसे सबको याद कर रहे हैं। ठीक, क्या है, इतनी आसानी से हमें याद हो रहा है, किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। आप ट्रिक लगाओगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अगर इसको आप लोग नोट कर लिए हैं तो हटाएं, फिर आगे चलें फिर इसके, हाँ एक सेकेंड, इसमें क्या है देखिए, इसको लिखने का मतलब ये है, मेन मकसद ये है इसको लिखने का कि देखिए आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो सक्रियता श्रेणी क्या होगी, यानी क्रियाशीलता कम होगी। क्या होगी, ऊपर से नीचे आने का मतलब है क्रियाशीलता कम होगी। ठीक, कम होगी। अगर मान लीजिए इस टेबल में, इसमें अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो, ऐसे मान लीजिए आप ऊपर जा रहे हो, तो इसका मतलब हो गया कि सक्रियशीलता अधिक होगी। क्रियाशीलता अधिक होगी। ठीक, ऊपर से नीचे जाओगे क्रियाशीलता कम हो जाएगी, और नीचे से आप ऊपर जाओगे तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि नीचे जाने से, ऊपर से नीचे आओगे तो क्रियाशीलता घटती है श्रेणी में, और अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक, उदाहरण। ठीक, नोट करो। ठीक, नोट कर लिए भाई, याद हो जाएगा, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। क्या होगा, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, क्या है, ऐसे देख लीजिए, ली के बाप ने कान्हा से मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। आप इसे बातों बातों में 2-3 बार रिपीट करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए हटा रहे हैं इसको, या हटा रहे हैं या यहीं पर 1-2 उदाहरण देख लेते हैं, ताकि श्रेणी ए भी बना रहे। क्या है, ए भी बना रहे। इसको हम इस साइड लिख देते हैं। ठीक, Cu अर्जेंटम, आयोडीन, ब्रोमाइड, फ्लोरीन। ठीक, इस पर माइनस चार्ज। अब इसको हम इतना हटा रहे हैं, इसको भी इतना हम हटा दे रहे हैं, और इस वाले को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, क्रियाशीलता कम होगी, मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो क्रियाशीलता कम होगी, और ऊपर जाओगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। ठीक, अब यहीं पर हम उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं, उदाहरण में जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि जैसे क्या है, कॉपर सल्फेट का घोल है। क्या है, कॉपर सल्फेट का घोल है, और उसमें क्या होता है, एक अगर मान लीजिए हम आयरन की एक छड़ को डालते हैं, क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का घोल है, उसमें आयरन की जो एक कील होती है, यानी लोहे की जो कील होती है, उसको हम जब डालते हैं उसमें, तो क्या होता है कि उसका रंग जो है परिवर्तन होने लगता है, उसका रंग बदलने लगता है ना, गायब होने लगता है। जिस रंग का होता है वो गायब होने लगता है। ठीक, जैसे क्या है, उदाहरण पहला क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, लोहे की कील को किसमें डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट में डालने पर कील का रंग गायब होने लगता है, गायब होने लगता है। ठीक, थोड़ी इंक कमी हो रही, इंक अभी हम डाल लेते हैं इसमें। ठीक है, क्या है, गायब होने लगता है, और क्या करना है, तो इसका सही समीकरण दीजिए। क्या दीजिए, सही समीकरण दीजिए, इसका सही समीकरण दीजिए। ठीक, अब देखिए लोहे की जो कील है, एक सेकेंड, इसमें हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ठीक, क्या है, थोड़ी से हम इसमें इंक डाल लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं ना।
इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसमें। अब देखिए क्या है कि लोहे के कील को, लोहा किससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फेरम जिसे बोलते हैं, जिसका लैटिन नाम क्या है, फेरम है। Fe को हम फेरम कहते हैं ना, जिसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए लोहे के कील को क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे Fe मीन्स लोहा हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, कॉपर सल्फेट, यहाँ साफ साफ दिखा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मतलब होता है CuSO4। इतनी बात समझ में आई, दिख रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर लोहा है आयरन, यहाँ पर है कॉपर, और आप इस श्रेणी में देखोगे क्या है कि इस श्रेणी में देखोगे, इस वाली श्रेणी में, इस वाली में तो कॉपर कहाँ, लोहा कहाँ है, आयरन, आयरन यहाँ है, ठीक दिख रहा है। और अगर कॉपर की बात करोगे तो कॉपर आपका यहाँ पर है, इस जो श्रेणी है इसके नीचे ही लगेगी ऐसे, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए जब आयरन यहाँ है, कॉपर यहाँ नहीं, ऊपर क्या है, आयरन है। ऊपर होने का मतलब है कि अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। ये जो लोहा है आयरन ही अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, ठीक, अधिक क्रियाशील है। और उसके बगल में जो कॉपर है, कॉपर की हम बात करें सिर्फ इतने की, ये क्या है, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, ठीक। अगर ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को कहेगा तू यहाँ से फुट ले, निकल ले, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, इसके पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके पास अधिक है। इसीलिए सोचेगा कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इसको यहाँ से हटा दिया जाए। और जब इसको यहाँ से हटा देगा तो आपके पास बिलियन ऐसे बनेगा, F बिलियन आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, FeSO4 और Cu ऐसे निकल जाएगा, ठीक। आपके पास A बिलियन बनेगा। अभी तक कॉपर सल्फेट था, लेकिन अब आयरन सल्फेट हो गया। क्या हो गया, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट हो गया, क्योंकि ये जो है कॉपर जो था वो रंग अपना बदल दिया। क्योंकि उसे बिलियन से हटा दिया गया, जो बिलियन का घोल था उसमें से कॉपर को हटा दिया गया, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्या करते हैं, इसको हम साइड हो जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या तो लिख लीजिए, ठीक। चलें, हटाएं, चलिए हम इसको नहीं हटाएंगे, श्रेणी नहीं हटाएंगे, सिर्फ इसी को हटाएंगे, ठीक। इसी को हटाएंगे, सिर्फ उदाहरण ही, सिर्फ उदाहरण ही हटाएंगे। उदाहरण में एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, चांदी के तार को क्या करते हैं, कॉपर के नाइट्रेट में मिलाते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए चांदी का जो तार होता है, अगर उसको हम क्या करें, कॉपर नाइट्रेट के विलयन में अगर मिला दें तब क्या होगा, क्या होगा। ऐसे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, पेपर में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बहुत सी जगह से बोर्ड में पूछा जाता है कि उदाहरण में अगर हमें सेकंड देखना है कि जो हमारे पास क्या है, चांदी का तार है, क्या है, चांदी के तार को, चांदी के तार को क्या किया जा रहा है, कॉपर नाइट्रेट में, किसमें, कॉपर नाइट्रेट के घोल में, ठीक। कॉपर, अभी तक हम कॉपर सल्फेट लिए थे, लेकिन इस बार कॉपर नाइट्रेट ले रहे हैं, ठीक। नाइट्रेट के घोल में मिलाने पर क्या होगा, मिलाने पर क्या होगा, क्या होगा, यहां तक दिख रहा होगा ना, क्या होगा, ठीक। अब देखिए जैसे हमारे पास क्या है, चांदी है, चांदी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अर्जेंटम। और अर्जेंटम है कहाँ, वो यहाँ पर है, यहाँ पर है ना अर्जेंटम, अर्जेंटम यहाँ पर है, यहाँ है, इस श्रेणी में यहाँ पर है, दिख रहा है ना। इसको क्या करें हम, यहाँ एजी लिखेंगे, प्लस में
जो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट का सूत्र होता है वो क्या होता है, Cu NO3 का होल ट्वाइस, क्या होता है, NO3 का होल ट्वाइस होता है, Cu फिर ब्रैकेट में NO3 इसका होल ट्वाइस। अब देखिए जब इसके घोल में क्या करते हैं हम, चांदी के तार को कॉपर नाइट्रेट के घोल में मिलाने पर क्या होगा, क्या होगा मतलब अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी ना। एकदम सिंपल भाषा समझिए कि अच्छा हाँ वही जो चांदी होता है जिसके हम आभूषण बनाते हैं ना, जो महिलाएं पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं ना, कान में बाली हो गया, ये सब जो रिंग पहनती हैं ना, ये सब क्या होगा, इसी हाँ यही अर्जेंटम, यही चांदी है जिसके आभूषण बनाए जाते हैं और कोई दूसरा चांदी नहीं है। अर्जेंटम Ag एक ही है, यही है जिसका क्या करते हैं हम आभूषण बनाते हैं, और कोई और अलग से Ag नहीं है, अर्जेंटम चांदी। ठीक, तब देखिए अगर हम इन दोनों की तुलना करें, कॉपर की और अर्जेंटम की, तो कॉपर क्या है, ऊपर है, ठीक है, ये यहाँ अर्जेंटम होगा Ag, एल्युमिनियम लिख दिया गया है भाई, सॉरी, यहाँ Ag होगा, ठीक, यहाँ पर Ag होगा ऐसे, ठीक, क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ है जिसे हम अलमारी से प्रदर्शित किए थे। अब देखिए जो Ag है ये क्या है, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, ठीक। कॉपर की बात करें तो अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। देखिए जब कोई चीज अधिक क्रियाशील है और वो विलयन में है, मान लीजिए हम बड़े से हाल में बैठे हैं और बाहर जो लोग बैठे हैं वो क्या है, हमसे कमजोर हैं, हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं ना, क्या है, हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं, तो हम चाहेंगे कि बाहरी आदमी कोई अंदर प्रवेश ना करे, कमरे के अंदर बाहरी आदमी कोई प्रवेश ना करे ना, यही चाहेंगे ना। और इसको रोकने के लिए क्या करें होनी चाहिए, हमारे पास ताकत होनी चाहिए, हमारे पास वो क्षमता है। तो कॉपर क्या कहेगा कि अर्जेंटम तू मेरे पास मत आ, तेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद स्वयं हूँ। अब जब ऐसा होगा, जब उसके पास वो जाएगा नहीं तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं, क्या होगी, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी। यहाँ लिख सकते हैं कि कोई अभिक्रिया क्या है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जो घुमावदार होते हैं प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, किसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। आप इसको भी ध्यान रखिए कि हमेशा जो कमजोर व्यक्ति होता है वो ताकतवर व्यक्ति को नहीं हटा सकता, यानी कहने का मतलब जिसके पास अधिक क्रियाशील तत्व है वो क्या करेगा, दूसरे तत्व को नहीं हटा पाएगा। जो धातु खुद क्रियाशील है उसके पास खुद ही क्षमता है, दूसरों को क्यों हटाएगा भाई, वो दूसरे मतलब कम खुद ही है, कमजोर है ना। ज्यादातर जो जिसके पास ज्यादा क्रियाशील है वो क्या है, वो तो विलयन बना रहा है। तो क्या होगा, इस तरह जहाँ कंडीशन बने, इस तरह जहाँ दिख जाए प्रश्न, वहां कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक, चलिए इस बात को समझ गए। अगर इस बात को समझ गए हो तो हटाएं, फिर हटाएं, एक दो और उदाहरण देखते हैं। ठीक, क्या करते हैं, एक दो और उदाहरण देखते हैं। ठीक, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, नोट कर लिए होंगे सब लोग। अब क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे क्या है, क्या ले लेते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं, अगर मान लीजिए हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल देते हैं तो क्या होगा। ठीक, क्या है, हमारे पास जो तीसरा है, क्या करते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या डाल रहे हैं। अगर मान लीजिए हम मैग्नीशियम को, किसको, मैग्नीशियम को अगर हम किस में डाल दें, सल्फ्यूरिक अम्ल में, यानी H2SO4 का विलयन बना दें। ठीक, क्या है, इसमें क्या लिखेंगे हम कि मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, ना, क्या होगा, अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं हम,
सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या कर रहे हैं के साथ अपक्रिया कराएंगे या डालेंगे, एक ही चीज है ना। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम क्या है Mg, प्लस में क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका जो सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा बहुत सी चीजें ऐसे पढ़ाते पढ़ाते आपको रटते रटते ही याद हो जानी चाहिए, ठीक। जैसे हमारे पास क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो होता है H2SO4 होता है। H2SO4 के विलयन में मैग्नीशियम जाएगा। देखिए हमारे पास इस श्रेणी में मैग्नीशियम है कहाँ, यहाँ पर मांगा, क्या मांगा, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, ठीक। और हम देखें किसकी बात कर रहे हैं H2 की, ये जो H2 है Mg तो मिल गया, H2 हमारे पास यहाँ है सबसे नीचे हाइड्रोजन है, सबसे नीचे यहाँ H2 है, हाइड्रोजन है, दिख रहा है, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, दिख रहा है ना, सबसे नीचे क्या है हाइड्रोजन है, ठीक। इसको क्या करेंगे हम, दिख रहा है ना, चलिए देखिए मैग्नीशियम ऊपर है यानी क्रियाशील धातु है, क्या है, क्रियाशील धातु है, ठीक। अगर एक क्रियाशील धातु है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, कहे फुट ले तू, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक, क्योंकि तू कमजोर व्यक्ति है ना, कमजोर व्यक्ति है। तो इसको क्या करेंगे यहाँ MgSO4 प्लस H2 कर दिया, इसको यहाँ से विस्थापित करके एकदम किनारे कर दिया गया है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में है कि किनारे कर दिया गया है H2 को, ठीक। अगर यहाँ तक बात समझ में आए तो इसे नोट करिए। फिर अगले क्या करते हैं हम, अगला एक उदाहरण और देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक, ठीक। चलिए देखिए बहुत सी चीजें ऐसे होती है ना, अगर आप उनको पढ़ते रहोगे साथ साथ, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रेट अम्ल हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। सिल्वर नाइट्रेट जानते हो किसे कहते हैं, जो आपके यहाँ जो चुनाव होते हैं, चुनाव में जो स्याही का प्रयोग किया जाता है आपके नाखून में लगा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट यानी चांदी में क्या करते हैं हम, घोल, सिल्वर नाइट्रेट क्या करते हैं हम, घोल बनाते हैं, ठीक। उसी घोल को क्या करते हैं, जब आपके फिंगर पे लगा दिया जाता है नाखून पे, तो कई महीनों तक हटता नहीं, 2-3 महीने तक वो हटता नहीं है, ठीक। कितना भी आप उसको हटा लीजिए, कितना भी आप छुड़ाने का उसका प्रयास करोगे, वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो ऐसा घोल ही है, ठीक, जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक। चलिए इसको हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। इस श्रेणी को हमने इसलिए नहीं हटाया है कि आप लोग को दिक्कत ना हो ना समझने में कि कौन सा तत्व कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि जिंक है, जिंक में क्या मिला रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल ही मिलाएंगे, तब क्या होगा, क्या होगा, हमारे पास क्या है प्रश्न, एक प्रश्न और देख लेते हैं क्वेश्चन, कि दानेदार जिंक में, दानेदार ऐसे पेपर ऐसे बुक में ऐसे ही है सेम, ठीक। दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अम्ल में डालते हैं तो क्या बनेगा, क्या होगा, अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करेगा, हटा देगा कि नहीं हटा देगा, इन सब की हम चर्चा इस वाले प्रश्न में करेंगे। देखिए आराम से देखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा। जब तक आप एक एक पॉइंट को नहीं समझोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम खड़े इसीलिए हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक। और आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, समझ में आना जरूरी है, ना कि स्पीड बढ़ाना, जल्दी से चैप्टर खत्म कर देना, अगला लेसन शुरू कर देना, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप लोगों को जितना बताया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो बताया जाए वो समझ में आनी चाहिए। चलिए देखिए अब इस यहाँ पर किसकी हम बात करते हैं, जिंक की। जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब अभी तक हमने क्या किया था, उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में हमने चर्चा किया था ना, किसके बारे में, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है कोई बताएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वही होता है जो इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था, ठीक। तो क्या है, हम पहले क्या लिखेंगे, जिंक, समीकरण बनाएंगे ना, समीकरण जब बनाते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, जिंक, प्लस में क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। अब इसको देखिए कि Zn है कहाँ, Zn इसमें कहीं दिख रहा है,
Zn यहाँ है, जहाँ अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज के बीच में देखिए जमीन है Zn। ठीक, अब Zn तो मिल गया। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं कि H2 कहाँ है। Zn तो मिल गया, इसके सामने ही आमने सामने Zn मिल गया। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो H2 यहाँ पर है सबसे नीचे। ठीक, सबसे नीचे क्या है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पोस्ट पोन को ऊपर लिख देते हैं थोड़ा ऐसे। अभी तक तुम लोग बताए नहीं, पोस्ट पोन यानी पीवी यहाँ है, मतलब यच। अब तो दिख रहा होगा, अगर अब दिख रहा है तो यस कमेंट में लिखिएगा। ठीक, जो ना समझ में है, जो ना दिखे तुरंत कमेंट किया करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जेड यच यहाँ हाइड्रोजन और जिंक यहाँ पर है। तो ये क्या होगा, जैसे ऊपर हम जाएंगे क्रियाशीलता धातु की क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, क्या होगी, क्रियाशीलता धातु की बढ़ेगी। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे श्रेणी में क्या होगी, क्रियाशीलता कम होगी ना, क्या होगी, कम होगी। तो कम किसकी होगी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्या है, क्रियाशीलता कम है, क्रियाशीलता कम है। और अधिक किसकी है भाई, अगर किसी की कम है तो किसी की अधिक भी होगी। अधिक की बात करें तो हम Zn जिंक की है, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। क्रियाशीलता अधिक किसकी है, Zn की। Zn की क्रियाशीलता अधिक है। और जो इसके पास अधिक है, जिस तत्व के पास क्रियाशीलता अधिक है, वो क्या करेगा, कम क्रियाशीलता वाले तत्व क्या करेगा, कहेगा फुट ले, तू यहाँ से चला जा, तेरा यहाँ कोई काम है नहीं। तो क्या करेगा, इस विलयन से इसको हटा देगा, तो यहाँ खुद आकर बैठ जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ऐसे बन जाएगा। कुछ समीकरण नहीं, ऐसे समीकरण बन जाएंगे। ठीक, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी आज बताए गए उदाहरण, इन सबको आज आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे दोबारा। और ये जो श्रेणी है, जो क्या है, सक्रियता श्रेणी है, इसको एक दो बार आप रिपीट कर लोगे, रिवीजन कर लोगे ना। जो आप नोट्स बनाए हो, उस लिख रहे थे ना कॉपी कलम से, तो जो नोट्स में लिखे हो इसी को क्या करिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग क्या करिएगा, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।